नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेट पॉसिबल पे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्विज को। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स में हिंदी वर्णमाला से संबंधित सारी जानकारियों को कंप्लीट किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, का, गा, जा तथा फा किसकी ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन हैं संस्कृत की, या अरबी फारसी की, या अंग्रेजी की, या दक्षिणी किसी भाषा की। तो इसका सही जवाब है अरबी फारसी की। तो देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए वर्णों को आगत वर्ण कहते हैं। मतलब जो वर्ण दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में लिए गए हैं, जो वास्तविक रूप से हिंदी भाषा के वर्ण नहीं हैं, उन वर्णों को आगत वर्ण कहते हैं। इनमें से जा, फा, का, ग ये अरबी फारसी भाषा से हिंदी वर्णमाला में लिए गए हैं, अतः इनको आगत वर्ण कहते हैं। तो यहाँ से एक फैक्ट आपका तैयार होता है। तो आगत वर्ण किन्हें कहते हैं? वे वर्ण जिनको दूसरी भाषाओं से हिंदी वर्णमाला में लिया गया है, उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से अर्ध संवृत शब्द है। आपके ऑप्शन है आ, ई, ए। तो इसका सही जवाब है ए। चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत, संवृत? ये आपने पहले लेक्चर में देखा था। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। मुख विवर यानी कि मुख के द्वार के खुलने की स्थिति के आधार पर वर्णों को निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। मुख विवर मतलब कि जब इंसान का मुख देखा जाए, जब भी वो बोल रहा है तो कितना मुंह खुल रहा है उसके आधार पर, कितना मुंह खुलेगा उस आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? कुल 4 भागों में। विवृत वर्ण, अर्धविवृत वर्ण, अर्ध संवृत वर्ण तथा संवृत वर्ण। विवृत का मतलब होता है खुलना। तो इसका मतलब होता है विवृत में मुख द्वार पूरा खुलता है। अर्धविवृत मतलब आधा, विवृत माने खुलना, इसमें मुख द्वार आधा खुलता है। अर्ध संवृत, संवृत का मतलब होता है बंद होना, बंद होना। तो अर्ध संवृत में अर्ध मतलब आधा, संवृत मतलब बंद होना, इसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है तथा संवृत में मुख द्वार लगभग पूरा बंद रहता है। इसके उदाहरण क्या क्या है? विवृत में आ विवृत का उदाहरण है, बड़ा आ विवृत का उदाहरण है। अर्धविवृत का उदाहरण है अ, ए, अ, ए, औ। अर्ध समृद्ध का उदाहरण है ए, ओ। समृद्ध का उदाहरण है ई, उ। तो इन सारे फैक्ट को याद रखेंगे, ये हम पीछे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञ वर्ण किसके अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो इसका सही जवाब है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है ज्ञ। अब इससे संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं स्पष्टीकरण के अंतर्गत। तो छा, त्रा, ज्ञ तथा श्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसी के साथ साथ संयुक्त स्वर किसे कहते हैं ये भी जान लेना चाहिए। संयुक्त स्वर कहते हैं ए, ओ और ओ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बने उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये किन किन व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं? शा, चा बना होता है क तथा शा से, त्रा बना होता है ता तथा रा से, ज्ञा बना होता है जा तथा यहाँ से, श्रा बना होता है शा तथा रा से मिलकर। तो ये सारी जानकारी को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? आपके ऑप्शन हैं आ, क, ग, थ, ध तथा फ, भ। तो इसका सही उत्तर है क और ग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्प प्राण क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकले उन्हें अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्राण का मतलब यहाँ पर होता है हवा यानी कि वायु, का मतलब होता है वायु। कम हवा निकले तो अल्प, अल्प मतलब कम, वायु मतलब प्राण, वायु मतलब हवा या प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण तथा जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। इसकी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पीछे लेक्चर्स देख लीजिए। जो लेक्चर नंबर 1 है उसको देख लीजिए, जो भाग 1 है, और भाग 2, दोनों भागों को देख लीजिए। सारा का सारा वर्णमाला आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तथा महाप्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ वे होती हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा
तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। अब ये वर्ग क्या होता है, ये सब जानकारी पीछे के लेक्चर्स में दी गई है। 2 लेक्चर्स हैं, 15 मिनट की रीडिंग है, आप पढ़ लीजिए, आपका पूरा वर्णमाला क्लियर हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, शा किस प्रकार का व्यंजन है? आपके ऑप्शन है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो इसका सही जवाब है संघर्षी व्यंजन। चलिए देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण। शा, शा, सा तथा हा को संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा एक और फैक्ट यहीं पे जान लेते हैं, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अघोष वर्ण कौन से हैं? आपके ऑप्शन है अ, ह, जा तथा सा। तो इसका सही जवाब है सा। चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन या झंकार उत्पन्न हो उन्हें सघोष कहते हैं। घोष मतलब कंपन, सामान्य सहित। जिनमें कंपन हो उन्हें सघोष तथा जिनमें कंपन उत्पन्न ना हो उन्हें अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। कौन कौन सी ध्वनियाँ अघोष होती हैं? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण, इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन जितने होते हैं वो सघोष होते हैं, तथा प्रथम, द्वितीय और जितने भी अंतस्थ होते हैं वो अघोष होते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, छा का उच्चारण स्थान है। आपके ऑप्शन है दंत्य, औष्ठ्य, तालव्य तथा वर्त से। इसका सही जवाब है तालव्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपके ऑप्शन है ता, न, दा तथा टा। तो इसका सही जवाब है टा। पीछे के लगातार के 2 क्वेश्चनों का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार का है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तथा पंचमाक्षर जितने भी 5वें अक्षर होते हैं हर एक वर्ग के वो सारे नासिक होते हैं, यानी कि उनका उच्चारण स्थान नाक से होता है। इसके अलावा जो स्वरों का उच्चारण स्थान है उसमें भी देख लेते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले कौन से स्वर हैं? तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से, कंठ तालु से, कंठोष्ठ यानी कि गले तथा ओठ दोनों को मिलाकर, नासिका यानी नाक से। ये सारे फैक्ट याद कर लेने, ये सारे फैक्ट पीछे पढ़ाए जा चुके हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पीछे के लेक्चर्स को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से पश्च स्वर हैं। आपके ऑप्शन हैं आ, ई, जा तथा ढ। इसका सही जवाब है आ। यह है पश्च स्वर। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तो उच्चारण में जीभ के प्रयोग के आधार पर, यहाँ पे जीभ के प्रयोग के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। किस तरीके की विभाजन कर सकते हैं? या तो अग्र स्वर होगा, या मध्य स्वर, या फिर पश्च स्वर। तो 3 प्रकार के स्वर हो सकते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में, पश्च मतलब पीछे। मतलब अगर इन स्वरों के उच्चारण में किसी स्वर के उच्चारण में जीभ का अगला भाग प्रयोग हो तो उसे अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग हो तो उसे मध्य स्वर, तथा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग प्रयोग हो उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर का उदाहरण होता है ई, ए। मध्य स्वर का उदाहरण अ है, और पश्च स्वर का उदाहरण आ, उ, ओ, औ। तो ये फैक्ट भी याद रख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक व मुंह दोनों से, न तो नाक से और ना ही मुंह से। इसका सही जवाब है नाक व मुंह दोनों से। चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, केवल मुंह से निकलती है, उन्हें निरानुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, ए। तथा अनुनासिक किन्हें कहते हैं? अनुनासिक में जिनमें हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, मतलब इसमें मुंह भी इन्वॉल्व होगा और नाक भी इन्वॉल्व होगी, ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार आपकी वर्णमाला पूरी कंप्लीट होती है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं बनता है, इस बात का आप भरोसा रखिए। आपको अगर हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, तथा हमारे फेसबुक पन्ने को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।